और अब रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का, जो फिलीपींस से जुड़ी है। वहां के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या आप रोड्रिगो दुतर्ते को जानते हैं? उसके कुछ किस्से सुनिए। एक दफ़े एक पत्रकार ने दुतर्ते से उनकी तबीयत का हाल पूछा। दुतर्ते बोले, आपकी पत्नी की शर्मगाह यानी उनकी योनि का हाल क्या है? कुछ और किस्से। एक ड्रग सस्पेक्ट की 2 साल की बच्ची को निर्वस्त्र कर दिया गया। उसका एनल एग्जामिनेशन लिया गया, ये चेक करने के लिए कि कहीं उसने अपने गुदा द्वार में ड्रग्स तो नहीं छिपाए। फिर एक लाश मिली, बोरी में बंधी, कलाई और घुटने पीले नायलॉन के धागे से बंधे हुए, चेहरा पैकिंग टेप से लिपटा और बोरे पर बोर्ड लिखा। और बोर्ड पर क्या लिखा? ये शख्स नशेड़ी है। एक और लाश, सिर्फ 7 साल की बच्ची की खून से लथपथ निर्वस्त्र। पड़ोसियों ने लाश देखी और उस लाश में उसके मुंह में उसके ही अंतर वस्त्रों को ठूंसा गया था। ये बच्ची ड्रग सस्पेक्ट नहीं थी, बल्कि उसका पड़ोसी था जिसके साथ वो टहलने गई थी। दुतर्ते के राज में लोगों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती, बदन रस्सियों से बांधा जाता, गर्दन पर इस तरह से चाकू घोंपे जाते जैसे मुर्गियों को काटा जा रहा हो, और फिर उनकी लाश को दूर दराज के इलाके में फेंक दिया जाता। गोली नहीं मारी जाती क्योंकि गोलियां महंगी थीं, जिन्हें कथित रूप से बर्बाद नहीं किया जा सकता था। और ये सब आदेश कहाँ से आते थे? ऊपर से, दुतर्ते के पास से एक पंक्ति का आदेश, सीधे मार दो, और उसके लिए कोई भी तरीका अपना लिया जाए। इन पुलिसकर्मियों को फिलीपींस के उस दौर के राष्ट्रपति रहे दुतर्ते की तरफ से सुरक्षा की जैसे गारंटी मिली थी। मार डालो, पकड़े जाओगे तो माफ कर दिए जाओगे। ये सब रोड्रिगो दुतर्ते के दौर की कहानी है। कहा गया, जो उसी के हवाले से, कि 1 लाख लोग मरेंगे, इतनी लाशें गिरेंगी कि मनीला फिलीपींस की राजधानी, कि मनीला बे की मछलियों का पेट भर जाएगा। ये वादा चुनावी कैंपेन में किया था दुतर्ते ने, और दावा ये भी कि इसके ज़रिए हम फिलीपींस को ड्रग्स की समस्या से उबार लेंगे। जून 2016 में दुतर्ते फिलीपींस का राष्ट्रपति बना। इसके पहले वो फिलीपींस के ही एक प्रांत का मेयर हुआ करता था। राष्ट्रपति बनने के बाद उसने कहा कि ड्रग सस्पेक्ट्स को कैसे मारा जाता है मुझे पता है, मैंने मारा है। आज इसी दुतर्ते को मनीला में गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी खबर है। खबर तब से ही बनने लगी थी जब से दुतर्ते सत्ता में आया। मसलन सत्ता में आते ही उसने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की चिंताओं पर इस तरह से रिएक्ट किया कि सुर्खी बनी। दुतर्ते वॉर ऑन ड्रग्स कर रहा था, जिसके चलते 3000 हत्याओं की रिपोर्ट आई। मानवाधिकार संगठन और पश्चिमी सरकारें आलोचना कर रही थी। ओबामा ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग रोकने की अपील की, और दुतर्ते, उसने ओबामा को सन ऑफ अ होर कहा। होर यानी वैश्या। धमकी दी कि अमेरिका से नाता तोड़कर हम चीन की तरफ मुड़ जाएंगे। दरअसल फिलीपींस अमेरिका की एक दौर में कॉलोनी हुआ करती थी। बहरहाल अगले ही दिन ओबामा वाले बयान पर खेद भी जताया गया। दुतर्ते के चीफ न्यायिक सलाहकार ने प्रेस के सामने जाकर बयान का बचाव किया और कहा, ये लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गया, यानी अनुवाद की गलती है। पर दुतर्ते यही नहीं रुका। उसने फिलीपींस में अमेरिकी राजदूत को गे सन ऑफ होर कहा। गोया समलैंगिक होना कोई गाली हो, और फिर वैश्या वाली बात और उसके बेटे वाली बात भी दोहराई। इसके अलावा कैथोलिक चर्च को भी धमकाया और अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया। जून 2016 में यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी रहे बान की मून ने दुतर्ते की आलोचना की, तो जवाब में दुतर्ते ने यूएन को स्टूपिड कहा। फिर अगस्त 2016 में यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने जब एक बयान जारी किया, तो दुतर्ते ने जो किया उसको अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराध बताया गया। जवाब में दुतर्ते ने फिलीपींस को यूएन से निकालने की बात कह दी और चीन के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने की पहल भी की। बोले, इफ़ यू आर दैट रूड सन ऑफ अ बिच, वील जस्ट लीव यू। एक स्पीच में दुतर्ते का ये बयान था जो खूब वायरल हुआ। उसने साफ कहा, मुझे ह्यूमन राइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने ये भी कहा कि एक ज़बरदस्ती की जिम्मेदारी है जो पश्चिमी देशों ने थोपी है, और इस बोझ के तले फिलीपींस का उद्धार नहीं हो सकता। फिर सितंबर 2016 में आसियान की समिट हुई। दुतर्ते ने ओबामा समेत तमाम नेताओं के सामने अमेरिका द्वारा 20वीं सदी में फिलीपींस में मारे गए मुस्लिमों की तस्वीर दिखाई और बोले, यही है तुम्हारी ह्यूमन राइट्स? क्या अगर ये मोसेस या अब्राहम ने किया होता तो अपराध नहीं होता? अक्टूबर 2016 में वो बीजिंग गए और ऐलान किया, अब अमेरिका का दौर खत्म, मैं चीन और रूस के साथ हूँ, हम तीनों देश मिलकर दुनिया के खिलाफ खड़े होंगे। फिलीपींस में एक ज़माने में उनकी अप्रूवल रेटिंग 86% थी, लेकिन अमेरिका से ब्रेकअप उनके लिए महंगा पड़ा। फिलीपींस में अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा होती है, बास्केटबॉल राष्ट्रीय खेल है, 40 लाख से ज़्यादा फिलिपिनो अमेरिका में रहते और काम करते हैं, व्यापारिक संबंध भी मजबूत। और
यहाँ दुतर्ते थे जो उसी देश को आंख दिखा रहे थे। इसके बाद उनकी अप्रूवल रेटिंग तेज़ी से गिरने लगी और उसके बाद 2019 में उन्होंने सत्ता गंवा दी। दुतर्ते के दौर को देखते हुए लोगों को एक और तानाशाह फिलीपींस का ही याद आया। उसका नाम था मार्कोस सीनियर और उसके दौर को फिलीपींस की डार्क एज कहा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री की। मार्कोस सीनियर, जिसका असली नाम था फर्डिनेंड मार्कोस, वो 1965 में राष्ट्रपति बना और कहा मुल्क फिर से महान बन सकता है, बस उसके लिए कुछ तब्दीलियां करनी होंगी। तब्दीली के लिए उसने ताकत जुटाई और उसके बाद पुराने कुलीन वर्ग को हटाकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सब जगह बिठा दिया, दौलत बटोरी, 1972 में मार्शल लॉ लगा दिया, मुल्क को अपने कब्जे में लिया, लोकतंत्र का गला घोंट दिया और अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को नामी जनरल्स के जरिए गायब करा दिया। जनरल्स की इस कोठरी का, फौजी अफसरों की इस कोठरी का नाम था रोलेक्स 12। पत्रकारों को भी लगातार मारा गया। हुकूमत में करप्शन चरम पर था और इस दौरान एक और नाम था जिसका जिक्र हुआ, विंसेंते दुतर्ते, जो आखिरी वक्त तक मार्कोस के हिमायती बने रहे। विंसेंते रॉड्रिगो दुतर्ते, जिसे हाल में गिरफ्तार किया गया है, उनके पिता थे। लेकिन विंसेंट की पत्नी सोलेदाद मार्कोस की हुकूमत की मुखालफत कर रही थी और उनके बेटे रॉड्रिगो वो उस समय मनीला में कानून की तालीम ले रहे थे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि तालीम के दौरान उन्होंने एक सहपाठी को गोली भी मारी, झगड़े के दौरान टांग में। इन सब के बाद वो वकील बने, फिर सरकारी वकील, सरकारी प्रोसिक्यूटर बने। मार्कोस की हुकूमत एक दौर में गिर गई। 1986 का वो साल था और पीपल्स पावर यानी जनता का दौर आया, जनता का तंत्र आया, लोकतंत्र आया, इंकलाब आया कहा गया। इसी वक्त दावाओ, ये एक शहर है, यहाँ पर एक नया सियासी चेहरा उभरा, वही सरकारी वकील, नाम रॉड्रिगो दुतर्ते। दरअसल सत्ता के हस्तांतरण के दौरान रॉड्रिगो की मां को, जो मार्कोस की मुखालफत कर रही थी, वाइस मेयर बनाने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने अपने बेटे का नाम आगे बढ़ाया और इसके चलते 1988 में दुतर्ते का पॉलिटिकल डेब्यू हुआ। फिर वो मेयर का चुनाव लड़ा और जीत गया। दावाओ तब जुर्म का गढ़ था। कम्युनिस्ट बागी, सरकारी पुलिस और गैंग सब अपने अपने तरीके से शहर पर काबिज होना चाहते थे और दुतर्ते इनके खिलाफ अभियान छेड़ रहा था। इसमें 8 बरस लगे। 1996 का वक्त जब उसकी मुहिम रंग लाई। लोग कहते हैं शहर में कानून का राज वापस आ गया, पर खौफ भी आ गया। दुतर्ते पर तब से ही इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने गैर कानूनी डेथ स्क्वाड यानी हत्यारों के दस्ते बना दिए जो अदालत से पहले ही सज़ा देते थे। पत्रकार एडिथा कड़ुआया के मुताबिक उस दिन 7 अपराधी, ड्रग डीलर और पर्स छीनने वाले एक साथ मार दिए गए और तब शहर को इसके बारे में पता चला। इन सब की लाश के पास एक कार्डबोर्ड पड़ा था जिस पर लिखा था सोलगुन सा कटावान। ये फिलीपींस की भाषा का शब्द है। इसका अर्थ हुआ लोगों का नौकर। लोगों को संदेश दिया गया कि ये काम कौन कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक 1998 से 2009 तक 814 लोगों की इस तरह से हत्या हुई। इसमें कम उम्र के गलियों में फिरने वाले बच्चे और छोटे मोटे अपराधी ज़्यादा हैं। फिलीपींस में एक और नाम बदनाम था, दावाओ डेथ स्क्वाड, DDS। 2009 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि ये हत्याएं इस स्क्वाड के द्वारा किस तरह अंजाम दी जाती थी। हमलावर 2 या 3 होते, मोटरसाइकिल पर आते, बिना नंबर प्लेट की टारगेट के करीब पहुंचते, भीतर से जैकेट से बंदूक निकालते और गोली मारकर रफू चक्कर। इन सब ने ज़्यादातर बेसबॉल कैप, ढीले बटन वाले शर्ट या जैकेट पहने होते ताकि उनके हथियार नज़र में ना आए टारगेट को। DDS के एक सदस्य ने न्यूयॉर्कर नाम की एक मैगजीन को भी बताया कि हमारे पास पुलिस की तरफ से ही लिस्ट आती थी। हर टारगेट पर हमें 5,000 से 50,000 पेसो, ये वहाँ की मुद्रा है, मिलते थे। कई बार अलग अलग हिटमैन ग्रुप्स में बोली लगती थी और जो सबसे अच्छा अंजाम दे सकता था उसे काम दिया जाता था। लेकिन ये कत्लेआम सिर्फ दावाओ सिटी तक सीमित नहीं था। 2013 में सोशल मीडिया पर एक ग्रासरूट मूवमेंट शुरू हुआ जिसमें दुतर्ते को राष्ट्रपति बनाने की मांग उठी। उन्होंने नखरे दिखाए, बोले मैं बूढ़ा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। फिर अगले दिन बोले चुनाव लड़ा तो खून बहेगा, मुझे मत चुनो। 2015 का साल आया, तब उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया और 1 घंटे से ज़्यादा की स्पीच दी और कहा मैंने किडनैपर्स को मारा, उनकी कार जले, अगर मैं राष्ट्रपति बना तो लाखों अपराधियों को मारूंगा और हाँ, अगर मैं 11 करोड़ फिलीपींस के लोगों से प्यार कर सकता हूँ तो मैं 4 औरतों से भी एक साथ प्यार कर सकता हूँ। ये सिर्फ चुनावी भाषण नहीं था, ये आने वाले दौर की भविष्यवाणी थी। एक ऐसा दौर जब बोरे में बंद लाशें सड़क किनारे पड़ी होती और उनके पास बोर्ड रखा होता कि ये नशेड़ी था। वही दुतर्ते
जिसने 2019 में सत्ता गंवाई, वही दुतर्ते जिसने उसके पहले नशा मुक्ति के नाम पर कत्लेआम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की, आज गिरफ्तार हो गया है। जो कभी मनीला की गलियों में डिंगोंग के नाम से जाना जाता था, आज उसी मनीला एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया और अब वो इंसाफ के कटघरे में खड़े हैं। उनका वॉर ऑन ड्रग्स आज उनके गले की फांस बन गया है। जो राष्ट्रीय नीति थी, अब वो उसके लिए जवाबदेही देखेंगे अपनी। उस दौर में पुलिस को खुली छूट दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6200 हत्याएं तो पुलिस रिकॉर्ड में हैं, लेकिन असल में लाशों की गिनती कहीं ज़्यादा थी। पुलिस इनकार करती रही। मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे सिस्टमैटिक नरसंहार कहते रहे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दुतर्ते के मामले की छानबीन पहले ही शुरू कर चुका था और तब उन्होंने आईसीसी को चुनौती दी थी और 2019 में सत्ता गंवाने से पहले आईसीसी की संधि से उसे बाहर भी निकाल लिया अपने देश को। और अब मार्च 2025 में नए सिरे से न्याय की कार्रवाई हो रही है। उनकी बेटी वेरोनिका दुतर्ते ने एक वीडियो डाला है। दुतर्ते उसमें कह रहे हैं, मुझे क्यों पकड़ा गया, कौन सा कानून, कौन सा जुर्म। अब ये सब अदालत में तय होगा।